से को हम सही माने में अभी तक इसका फायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फायदा देखती है। हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या जरूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की जरूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की जरूरत पूरी कर रही है। ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क में नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम फिर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त में सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का। दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं इनको इकट्ठा करें। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियां पैदा करें, हम उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है। ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले, हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने, जो अभी मुस्लिम ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहां चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए। यहां कामयाब नहीं हो सकते, सिस्टम रोक के रखा हुआ था। बाहर गए, इन्होंने कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इजाजत दी इनको पैसा बनाने की, कामयाब होने की। और यही आप देखेंगे जो हमारा बेहतरीन टैलेंट बाहर चला गया, उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी हम इस मुल्क में उनको उस टैलेंट को फंक्शन करने के लिए मौके नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम इस वक्त इस एहसासे को, जो बाहर हमारा बैठा हुआ है, जिसके पास डॉलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर्स हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी नौजवान आबादी है, उनको नौकरियों की जरूरत है। तो एक तो हमने अपनी नौजवान आबादी को नौकरियां देनी है, तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज इस वक्त पाकिस्तान का मसला यह है कि हमने अपनी तारीख में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। एक मुल्क तब अमीर होता है जब उसके पास चीजें दुनिया को बेचने के लिए हों। जब उसने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं, यानी एक सिंगापुर की 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, 60 लाख की आबादी होगी उसकी। पाकिस्तान की इंशाल्लाह इस बारी 30 अरब की एक्सपोर्ट्स होंगी। मलेशिया जिसकी कुछ 6 करोड़ की आबादी है, उसकी 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है। तो हम 22 करोड़ लोग सोचें कि हम कितनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते थे अब, लेकिन कभी ना गवर्नमेंट, किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हम अपना डॉलर का कर्जा वापस करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा, लोगों की दौलत में इजाफा होगा। लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, तो जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको किसी तरह पाकिस्तान में लाएं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे डॉलर्स, और जब डॉलर लेके आएंगे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे, रुपया मजबूत होगा। जैसे जैसे रुपया मजबूत होता जाएगा, महंगाई कम होती जाएगी, गुर्बत कम होगी। तो इस साइकिल में आपने समझना है कि क्यों जरूरी है हमें कि हम ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह मुस्लिम हैं, इनको पूरी तरह कोशिश करें
کہ پاکستان میں وہ موقع دیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں. ابھی تک اوورسیز پاکستانیز کیا کرتے تھے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلاٹ کے اوپر پلاٹ خرید لیتے تھے، اور بدقسمتی اس سسٹم کی خرابی اتنی تھی کہ وہ پلاٹ لیتے تھے، اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا. اور کتنے پاکستانی آئے کہ انہوں نے بیچاروں پیسے بنائے، اور خاص طور پہ مزدور 15-20 سال پیسہ اکٹھا کر کے بیچاروں نے پلاٹ لیا. یہاں قبضہ گروپ نے وہ پلاٹ کے اوپر قبضہ کیا، اور ہمارا نظام ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو اس وقت یہ ہماری جنگ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی، اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جنگ ایسے ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. رول آف لا. ایک معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے جدھر قانون کی بالادستی ہو. کوئی بھی ملک خوشحال نہیں ہے جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہے. آج امیر ترین ملک ہیں وسائل کے طور پہ افریقہ میں ہیں، کئی امیر ترین ملک ہیں، لیکن کیونکہ وہاں قانون کی بالادستی ہے غربت کی انتہا ہے. اور پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنا رول آف لا، ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی وہ جیسے جیسے قائم کرتے رہیں گے، خود ہی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں آ کے پیسہ انویسٹ کریں گے، کیونکہ ان کو اعتماد ہوگا کہ ان کے پیسے کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کرے گا، ان کی پراپرٹی کے اوپر ان کی کانٹریکٹ انفورس ہوگا. تو اس کے لیے یہ ہے ساری سٹرگل چل رہی پاکستان کی اس وقت. یہ جو سارے پرانے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ چوری، ڈالر چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں، یہ سارے جو اس وقت اٹیک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو، ان کا مسئلہ یہ ایک ہے، یہ قانون کی بالادستی نہیں چاہتے. کیونکہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. یہ دبئی کیوں جا کے انویسٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ دبئی میں قانون ہے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے ان کی زندگی کو کوئی پیسہ مانگے، کچھ کرے، رشوت مانگے، کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے. سارے پاکستانی کراچی سے اٹھ کے جا کے دبئی میں پیسہ لگا رہے ہیں. تو وہی اب ہم نے کرنا ہے کہ یہاں قانون اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ باہر سے پاکستان میں پیسہ آئے. اور انشاءاللہ جس طرح ہم 3 سال پوری جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لیے، انشاءاللہ میں ہر سال ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں، اور ہر سال آپ دیکھتے رہیں گے کہ اوورسیز پاکستانی زیادہ پاکستان میں آ رہے ہیں. ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے اس وقت. آج دیکھیں ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز ہو گئی ہے. یعنی جب انڈسٹری چلتی ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس باری. اب جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹورزم. کیونکہ میں نے دنیا میں تقریباً ساری دنیا دیکھی ہے، اور مجھے ویسے بھی شوق ٹریولنگ کا بہت تھا، اور پاکستان سارا میں نے دیکھا ہوا ہے. میں بہت دیر سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل جو ٹورزم میں ہے، اس کے ہم بلکہ شروع بھی نہیں ہوئے اس راستے پہ کہ یہ ٹورزم کا ہم فائدہ اٹھائیں. ہم نے جب کے پی میں ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے کے پی میں کوشش کی ٹورزم بڑھانے کے لیے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے 5 سال 2013 سے 18 تک جو صوبہ سب سے تباہی ہوئی تھی، جس صوبے میں وار آن ٹیرر کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا تھا، تو وہ 5 سالوں میں یو این ڈی پی کی اب رپورٹ ہے کہ ان 5 سالوں میں جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخوا تھا. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پختونخوا میں ٹورزم کو پوری کوشش کی ٹورزم بڑھانے کی. یہاں گلیات کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ 1 سال کے اندر ہمارے پہلے 1.5-2 سالوں میں یہاں زمین کی قیمتیں دگنی ہو گئی گلیات میں، اور کیونکہ ہم نے یہاں ٹورزم کے لیے ساری پروویژن کی. دیکھیں سب سے تیزی سے ہم اس ملک میں اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں، ویلتھ کریٹ کر سکتے ہیں ٹورزم کو بڑھا کے. اور یہ جو آج مسلم یہ ایک اس سفر کے اوپر ایک بہت بڑا قدم ہے. ہلٹن جیسا اگر بڑا برانڈ، اور اس جگہ پہ یہ واٹر شیڈ کے اوپر ہے، اس سے بہتر لوکیشن نہیں مل سکتا کہیں بھی. جب آپ ہلٹن جیسا یہاں 5 سٹار جب ایک ہوٹل بنے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پیسے والے لوگ آئیں گے. اصل میں ٹورزم 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک میس ٹورزم ہوتی ہے، ایک
हाई एंड टूरिज्म होती है। जो असल पैसा जनरेट होता है वो हाई एंड टूरिज्म से होता है। तो जब हिल्टन आता है तो हाई एंड टूरिज्म आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ फिर जो चीजें क्या आएंगी, यहां स्कीइंग बढ़ेगी। पहले सर्दियों में खाली पड़ा होता था ये सारे गलियार, अब सर्दियों गर्मियों में दोनों में होटल्स भरे हुए होते हैं। तो असल में जो अब अगला फेज पाकिस्तान में आ रहा है, रिजॉर्ट्स, होटल्स के बाद रिजॉर्ट्स और फिर स्कीइंग। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रियन ने मुझे बताया कि जो पाकिस्तान में स्कीइंग है वो दुनिया में इतनी नहीं, क्योंकि अब बड़ी देर तक बर्फ रहती है। हमारे पहाड़ इतने इतने ऊंचे हैं, ये सारा पख्तूनख्वा के अंदर और आगे नॉर्दर्न एरियाज में, कि हम वो सर्दियों में भी होटल्स भरे रहेंगे स्कीइंग की वजह से, और गर्मियों में वैसी लोकल टूरिज्म इतनी है। ईद की छुट्टियों में 27 लाख टूरिस्ट आए हैं पख्तूनख्वा के अंदर, 27 लाख टूरिस्ट आए हैं। अब सोचेंगे ये जब टूरिस्ट आया है, इसके लिए हम कोई रिजॉर्ट्स कर देते हैं। वो बच्चों के साथ लोग आते हैं, बच्चों के लिए, जिस तरह यहां से दुबई जाते हैं। अब दुबई में क्या है, वो सिर्फ रेत है, समुंदर है, लेकिन वो रिजॉर्ट्स बना देते हैं, वो रिजॉर्ट्स पे पहुंच जाते हैं लोग, और रिजॉर्ट्स की वजह से पैसा खर्च करते हैं वहां। तो वो जो टूरिज्म की जो वैल्यू ऐड होता है, वो जब आप रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो अब अगला फेज इसका आएगा, रिजॉर्ट्स डेवलप करेंगे, स्कीइंग, और यहां आगे बड़े एरियाज हैं। मुमताज, ये ना समझो कि ये सिर्फ तुम्हारा पहला बैरन पाकिस्तान में है। ये आप आगे हमने बड़ी जबरदस्त जगह देखी हुई हैं, और वो मैं आपको बताऊं, आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि उसके जो जमीन की कीमत है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसका फीजिबल नहीं रहता रिजॉर्ट बनाने के लिए। तो हमने अब पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हमने अब जोनिंग की है, और उन जोनिंग के अंदर हम फिर लीज करेंगे और सस्ती लीज करेंगे रिजॉर्ट्स के लिए, जो भी आपने बातें की। और 50 साल वैसे लंबी लीज होती है, आप कहते हैं 100 साल, तो ये भी हम डिबेट कर लेंगे कि 50 साल या से ज्यादा करनी है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि टूरिज्म के लिए अब हम उनके लिए जो चीजें इंपोर्ट करें टूरिज्म के लिए, उसमें भी कंसेशन दें, उसमें भी ड्यूटी कम करें जो यहां पाकिस्तान में नहीं बनती, और आपको जमीन भी सस्ती दें ताकि प्रमोट करें इसके अंदर। और मेरा ये ओपिनियन है कि इंशाल्लाह अगर हमने सही माने में टूरिज्म के ऊपर तवज्जो दे दी, जो अब हम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा कर्जा है, ये सिर्फ हम टूरिज्म के ऊपर हम अपना पाकिस्तान में बैरूनी मुल्क कर्जा उतार सकते हैं। मैं फिर से मुमताज आपको आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग में मुबारक देता हूँ। मैं स्पेशली इसलिए आज आया ग्राउंड ब्रेकिंग पे। उम्मन तो मैं इंतज़ार करूँगा जब इसकी ओपनिंग होगी आपकी होटल की, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग में इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैंने पहली दफ़ा सजेस्ट किया था यहाँ के नथिया गली में आके रिजॉर्ट बनाओ, आज से 4-5 साल पहले। और मैं आपको इनकरेज इसलिए करना चाहता हूँ, मैं और भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनकरेज करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, और इंशाअल्लाह हम जितनी भी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नथिया गली में बैनुल-अक़वामी होटल की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि 2 तरह की सयाहत होती है, एक मास टूरिज्म और एक हाई एंड टूरिज्म, और इस तरह के होटल से हाई एंड टूरिज्म बढ़ेगा।